वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री के नवीनतम पाठ्यक्रम यानी कि न्यू सिलेबस के बारे में जानेंगे और विस्तार से डिस्कशन करने का प्रयास मेरा रहेगा और इसके बाद में चैप्टर वाइज वीडियो भी देने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जो है मैं इस पर और कार्य कर सकूं और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला करके आपके लिए मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज जो है क्लास मैंने लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो आप इसलिए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या है। देखिए सेकंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर है आपका, सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमको जानना है। और चूंकि मैं मध्यकालीन इतिहास इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि आप 1757 तक यानी 1206 ईस्वी से लेकर के आपने लगभग 15 या 1707 ईस्वी तक लगभग पढ़ लिया था। 1757 ईस्वी तक आपने पढ़ लिया था लगभग, मैंने बता दिया था ना सेकंड सेमेस्टर में ही। तो अब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 AD टू जो है 1950 AD, यानी कि जो है 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक यानी कि 1757 AD टू 1950 AD। ओके, तो यहाँ तक आपको पढ़ना हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। ओके, तो इसमें हमको जब हम पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे तो उसमें कोर्स आउटलाइन है, यानी कि कोर्स आउट मतलब कि आउटकम का मतलब या आउटलाइन का मतलब ये होता है कि इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में आप क्या क्या कर सकेंगे, क्या क्या चीज़ें समझ सकेंगे। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो अंग्रेजी वाले छात्र छात्राएं पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी हिंदी में मैं आपको बता दूं, इससे पढ़ने से आपको होगा क्या कि पूरा जो है मुगलों के बारे में आप और अन्य प्रांतीय जो महत्वपूर्ण राजवंश रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता के हस्तांतरण के भारतीय इतिहास के युग को कवर करने के लिए ये पेपर खास करके बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। और विभिन्न स्तरों पर आप देखेंगे तो भारतीय प्रतिरोध के अध्ययन को शामिल किया गया है इसमें, और इसके माध्यम से अंत में स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध में ये समाप्त हो जाता है सिलेबस। तो इस प्रकार से आप भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग के बारे में जान सकेंगे इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में, क्योंकि यह एक नई क्षेत्रीय पहचान के साथ साथ मराठों और सिख राज्य जैसी जो स्वदेशी शक्तियाँ थी उनके उदय के बारे में भी इस सिलेबस में बताया जाएगा विस्तार से। तो इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, इसी प्रकार से आप तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आप जान सकेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आप देखेंगे ये सिलेबस जो रखा गया है भारत पर जो है जो ब्रिटिश सत्ता रही उसका क्या प्रभाव रहा है, शैक्षिक नीति में उनका क्या योगदान रहा है, कृषि नीति में, इन सभी में मतलब भारत में सांप्रदायिकता का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर आपको चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप इतिहास के उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे न्यू सिलेबस में जो खास करके पहले के सिलेबस में खास करके छूट जाते थे, तो उन पर भी यहाँ पर चर्चा जो है करने का प्रयास रहेगा। थोड़ा सा न्यू तरीके से डिजाइन किया गया है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 है यानी कि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, और आपका जो है 33 नंबर का यहाँ पर पासिंग मार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर 100 में से आप 33 नंबर पा जाते हो तो आपको यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए हम देखते हैं किस प्रकार सिलेबस संकलित है। आप डरिए मत कि अंग्रेजी में लिखा है तो हिंदी में मैं इसको बता दूंगा, परेशान मत होइएगा, लिख लीजिएगा। देखिए यूनिट माने इकाई, टॉपिक माने होता है आपका एक प्रकार से विषय या फिर एक प्रकार से टॉपिक माने एक प्रकार से जो टॉपिक कहने का मतलब होता है कि जो विषय बद्धता होती है किसी चैप्टर जिसको आप कहते हैं, अध्याय जिसको आप कहते हैं। ठीक, अध्यायवाद, तो टॉपिक उसी को हिंदी में मतलब अंग्रेजी में बोल देते हैं। तो आइए हम देखते हैं यूनिट 1 यानी इकाई 1 में जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। अराइवल माने क्या होता है, आगमन यानी आना। किसका आना, यूरोपियन कंपनीज का। जो यूरोपीय कंपनियाँ थी जैसे कि फ्रांस की कंपनी आई, ठीक है, यूरोप से ही आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, डच आए, हुड आए, तमाम प्रकार के। वैसे फ्रांस, डच और जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश वाले आए, ये लोग ज़्यादा तरीके से हावी रहे। तो इन तीनों का और संघर्ष, और साथ ही साथ आप देखेंगे फ्रांस और इंग्लैंड की कंपनी और भारतीय जो छोटे छोटे रियासतें थी, इन सभी में त्रिकोणीय संघर्ष भी चलता है। तो उन त्रिकोणीय संघर्ष को भी हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यूरोपीय कंपनियों का कुल मिलाकर के भारत में आगमन 1707 ईस्वी तक आते आते आप देखेंगे
कि 1757 ईस्वी तक कि प्लासी के युद्ध और बक्सर का युद्ध भी प्रारंभ हो चुका होता है। और इसी समय खास करके आप देखेंगे कि अब ये जो कंपनी है ये अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, यानी कंपनी अब अपने एक प्रकार से कहीं ना कहीं पूरा पीठ स्थापित कर चुकी थी भारत में। और अब बस इसको कहीं ना कहीं पे कुछ इंतजार था कि भारतीय रजवाड़े छोटे छोटे जो है कुछ गलती करें और उसका फ़ायदा वो लोग उठाएं। इतने कुछ दिन तो अंग्रेज़ों को लगा कि फ्रांसीसियों से, डचों से, इन सभी से मुकाबला करते हुए लगा। बाद में राजा रजवाड़ों से को एक में मिलाते हुए, एक दूसरे को आपस में लड़ाते हुए, फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए आगे बढ़े। और आज मतलब कहीं ना कहीं पे 200 वर्ष तक आपका जो है भारत लगभग गुलाम ही रहा। वैसे बात की है 200 वर्ष जो है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 1600 के आसपास से ही 1600 ईस्वी में ही आ जाती है कंपनी, लेकिन धीरे धीरे करके 1611 ईस्वी तक अपना एक स्थापित वो प्रक्रिया स्थापित करती है, उसको भवन का निर्माण होता है, एक ढांचा बनता है, धीरे धीरे चलती है। 1757 ईस्वी में थोड़ा सा और बढ़ती है। इसके बाद में जब फाइनली 1857 ईस्वी का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो होता है, जो क्रांति होती है भारतीय जनमानस के द्वारा, मंगल पांडे के गोली के द्वारा आप देखते हैं, तो वो क्रांति कहीं ना कहीं पे उसका एक प्रभाव पड़ा कि जो ब्रिटिश मतलब की जो सत्ता थी, ब्रिटिश क्राउन जो था वो डायरेक्ट अपने हाथों में शासन ले लेता है। भारतीय शासन अभी तक जो शासन कंपनी के हाथों में था 1857 तक आते आते, वो शासन अब ब्रिटिश सत्ता ले लेती है। इस प्रकार से भारत औपनिवेशिक हो जाता है। तो इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, एक एक चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास रहेगा विधिवत तरीके से। तो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, किस प्रकार से भारतीय मतलब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, इनको समझेंगे। इसके अलावा रिवर्ली फॉर कंट्रोल, रिवर्ली फॉर कंट्रोल माने होता है नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदता, यानी नियंत्रण समझ रहे हैं, जिस प्रकार भारतीय सत्ता पर जो कि बिखरी हुई थी, उस सत्ता पर कौन नियंत्रण करेगा, इसके लिए फ्रांस, डच और ये ब्रिटिश ये सब आपस में ही लड़ रहे थे, इनका भी युद्ध चला है, ठीक। तो इसीलिए जो है रिवर्ली फॉर कंट्रोल, यानी जो प्रतिद्वंदता हुई है नियंत्रण के लिए, सत्ता स्थापित के लिए, कि कौन रहेगा उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा आपको इकाई 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा, जो है एस्केंडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब होता है अंग्रेज़ों का जो आरोहण रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खास करके, तो उसके आरोहण के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो विस्तार से जानेंगे हर चीज़ के बारे में, किस प्रकार से उसने अपनी पीठ को स्थापित करी और किस प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति कर करके आपस में ही भिड़ा करके राजे रजवाड़ों को, और किस प्रकार से अपना शासन करता है बंगाल और यहाँ तक मतलब कि कलकत्ता की प्रेसिडेंसी हो, या आप देखेंगे बम्बई हो, या इसी प्रकार से बड़े बड़े स्थानों पर इसने पहले मतलब अपनी सत्ता स्थापित की। उसके बाद में फिर संपूर्ण, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल कर देते हैं। तो ये तमाम प्रकार की जो है चीज़ें जो है आती हैं, तो इन सभी के बारे में हमको चर्चा करनी इसमें। इसके अलावा जो इसी श्रृंखला में ईस्ट इंडिया कंपनी के कहीं ना कहीं पे आरोहण के ही संदर्भ में आप देखिएगा तो 2 युद्ध होते, खास करके एक प्लासी का और एक बक्सर का। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय सत्ता को हथियाने में, खास करके ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कहीं ना कहीं पे महत्ता हो गई, या फिर किस प्रकार से उसने भारत के लोगों को आपस में लड़ा करके और भारत पर ही कब्जा किया, भारत पर ही आरोहण करने का प्रयास किया और किया भी, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता को चूसा, मच्छरों की भांति भारतीय जनता का खून चूसा और यहाँ का धन ले जा करके जो है ब्रिटेन में जा करके लगाया। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, और इन सभी चीज़ों में प्लासी का युद्ध और जो बक्सर का युद्ध हुआ है, इन दोनों युद्धों का क्या योगदान रहा है, ये खास करके यूपीएससी का भी प्रश्न रह चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न जरूर एग्जाम में आएगा, तो इसको हम विस्तार चर्चा करेंगे। प्लासी के युद्ध को पहले जाने, किसके किसके बीच में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या परिणाम हुआ और इसका कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ, ठीक है, कौन हारा कौन जीता, सब समझेंगे। बक्सर का युद्ध, इसको बारे में भी हम इसी प्रकार समझेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, खास करके जो है इसके आरोहण में, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आरोहण, उसने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने किस प्रकार से क्या किया, आरोहण किया भारतीय रजवाड़ों पर, भारतीय सत्ता पर जो कि बिखरी हुई थी और आपस में ही राजा लोग लड़ रहे थे। तो ये चीज़ हम तो इन सभी लेक्चर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे इकाई 2।
इकाई 2 में आप देखते हैं यहाँ पर टेरिटोरियल जो है एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि टेरिटोरियल माने होता है जो क्षेत्रीय विस्तार होता है, रीजनल डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया, यानी भारत में किस प्रकार से क्षेत्रीय विस्तार हुआ, किस प्रकार से बंगाल में आकर के, कलकत्ता के एक छोर पर के बंगलोर में आकर के किस प्रकार से पूरे भारत पर, बंगाल पर कब्जा किया, धीरे धीरे करके दक्षिण भारत से होते होते पूर्वोत्तर भारत में जा कर के फिर उत्तरी भारत पर, दिल्ली पर किस प्रकार से कब्जा किया, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार कब से कब तक, 1770 ईस्वी से लेकर के 1856 तक, चूँकि यही काल मुख्य रूप से चरम काल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का, खास करके भारत में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का कहीं ना कहीं पे जो चरम काल रहा है वो 1770 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है, इसके बारे में हमको जानना है। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1770 टू 1856, ओके। तो इनके बारे में हमको विस्तार चर्चा करनी है, लिख लीजिएगा। दूसरा इकाई ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार 1770 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी तक। चूँकि 1856 ईस्वी के एक साल बाद 1857 ईस्वी में भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, एक चिंगारी, एक राष्ट्रवाद का उदय यहीं पर आप देखते हैं ज्वलंत तरीके से होता है। तो ये तमाम प्रकार के जो विचारधाराएं पनप रही थी उधर कांग्रेस में भी, और कांग्रेस में कई दल आप देखें, कांग्रेस से नरम दल, गरम दल पहले से ही जो है आकर के बाद में बटेंगे, स्वतंत्रता संग्राम की ही देन है वो आकर के गरम दल बटता है। चूँकि जब सबको लगने लगा कि कांग्रेस जो ये है ये कहीं ना कहीं पे अंग्रेज़ों की चाटुकारिता कर रही है, अंग्रेज़ों से हाथ जोड़ करके, उनसे विनम्र निवेदन करके किस तरीके से हर चीज़ मांग कर रही है, तो इन्होंने कहा कि अब सीधे उंगली से जब घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो वही काम जो है गरम दल वालों लोगों ने किया, और ख़ास करके 1857 ईस्वी का जो प्रथम क्रांति हुई है, राष्ट्रवाद की चिंगारी यहीं से लोगों के अंदर लगी। इससे पहले लोग एक राजा, जैसे कि एक क्षेत्रवाद की समस्या व्याप्त थी, यानी कि जो राजा अपने राज्य की रक्षा केवल करता था वो दूसरे राज्य की रक्षा के लिए नहीं जाता था, आपस में ही संघर्ष करते थे लोग, तो किसी बड़े के प्रति कैसे सामने आते। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर इसका किस प्रकार से क्षेत्रीय विस्तार हुआ, किस प्रकार से एक छोटे से स्थान पर एक कंपनी आती है और वह कंपनी धीरे धीरे करके पूरे भारत में एक अपना अस्थायित्व जमा लेती है, उस प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। क्या रणनीति रही होगी अंग्रेज़ों की इसके प्रति। और उसके बाद में 1857 ईस्वी के बाद में आप सभी को पता होगा कि ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज के हाथों में, यानी कि भारतीय सरकार है, भारत की जो सत्ता है वो सत्ता अब कंपनी के हाथों से छीन करके, और ब्रिटेन के वहाँ संसद में जो बैठे लोग हैं वो लोग भारत में रह रहे लोगों पर कानून बना रहे हैं कि भारत में कैसा कानून लागू होगा और किस प्रकार से भारतीय जो जनता है उनको हमको मैनेज करना है, उन पर हमको शासन चलाना है, हुकूमत करनी है। तो इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। 1857 ईस्वी के बाद से खास करके ब्रिटेन के सीधे हाथों में ब्रिटेन का गुलाम सीधे तरीके से हो जाता, अभी तक कंपनी के गुलाम थे। तीसरी इकाई में हमको पढ़ना है राइज ऑफ पंजाब अंडर जो है रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। इसके अलावा कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइज ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर इन 18th सेंचुरी, यानी कि जो है औपनिवेशिक बात की जाए अगर इनके राइज ऑफ पंजाब अंडर रणजीत सिंह, यानी कि रणजीत सिंह एक राजा है, उन राजा रणजीत सिंह के अधीन में जब पंजाब रहा है, उस समय जब पंजाब के शासन राजा रणजीत सिंह के हाथों में रहा, उस समय पंजाब का उदय यानी पंजाब किस प्रकार से आगे बढ़ा, तो आप लिखेंगे हिंदी वाले रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय। उसके बाद में ये वाला चिन्ह लगाइएगा, यानी इसी के अंतर्गत ही है, इसी की अगली व्याख्या मतलब कह सकते हैं। इसका चिन्ह का मतलब ये होता है कि आगे उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो कॉन्क्वेस्ट माने क्या होता है, एक प्रकार से विजय, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन माने होता है प्रशासन। तो किस प्रकार से राजा रणजीत सिंह का प्रशासन रहा है पंजाब पर और कितनी विजयें इन्होंने प्राप्त करी है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में राइज ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर, यानी कि जो है हैदराबाद और मैसूर का उदय किसमें,
इन 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय। 18वीं शताब्दी तक आते आते आप देखते हैं हैदराबाद और मैसूर का भी उदय होता है, और ख़ास करके उससे पहले पंजाब का उदय होता है राजा रणजीत सिंह के अधीन में, और उनकी जो विजय हैं उनको पढ़नी है, उनका प्रशासन, और हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर का जो एक प्रकार से मैसूर में आप देखते हैं टीपू सुल्तान वगैरह रहे हैं, इनका भी योगदान रहा है अंग्रेज़ों से लड़ने में। तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये आपकी इकाई 3 हो गई। इकाई 4 आपकी आ गई है लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जो है औपनिवेशिक काल। जो कॉलोनियल पीरियड है इसको हिंदी में औपनिवेशिक काल कहते हैं। ड्यूरिंग माने होता है एक प्रकार से उसी के शासन काल में। सिस्टम, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू माने होता है, लैंड माने भूमि होता है, रेवेन्यू माने होता है एक प्रकार से जो एक कर होता है, राजस्व होता है, उसी को रेवेन्यू कहते हैं। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब होता है भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान में, यानी कि जब भारत उपनिवेश हो चुका था, यानी कि अब देखिएगा 18वीं शताब्दी में लगभग आप देखिएगा भारतीय जो मतलब भारत में, या जब औपनिवेशिक काल के पूरे दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, जब भारत गुलाम था खास करके अंग्रेजों का, तो जब भारत में गुलाम था उस समय जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, भू राजस्व प्रणाली, किस प्रकार से कर वगैरह भूमि के जो खेतों के जो मजदूर मतलब कि जो किसान होते थे उनसे किस प्रकार से कर लिया जाता था, क्या प्रणाली थी, क्या सिस्टम था कर लेने का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो औपनिवेशिक काल के दौरान लिखिएगा, औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली, और इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा वही चिन्ह जो है विस्तारवादी शैली वाला, और इसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट माने क्या होता है, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के क्या नियम थे और क्या विचार थे, क्या सिद्धांत थे, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर हम जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको बताएंगे। इसके अलावा अगला जो आपके सिद्धांत आता रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी को हिंदी में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, कैसे थी, ये भी कहीं ना कहीं पे भू राजस्व प्रणाली से ही संबंध रखती थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा महलवारी सिस्टम, ये भी महलवाड़ी व्यवस्था जो है, महलवारी, रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त, इन सभी प्रणालियों, भू राजस्व प्रणाली, इन सभी प्रणालियों के बारे में हम चर्चा करें। खास करके ये औपनिवेशिक शासन के दौरान में हुए हैं। इसके बाद में इंडियन रेनेसेंस, यानी कि जो भारतीय पुनर्जागरण है, भारतीय पुनर्जागरण आप देखते हैं उसमें सुधार, यानी कि रिफॉर्म एंड रिवील्स, यानी सुधार और पुनरुद्धार। ओके, तो हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था, और जो है परमानेंट सिस्टम अस्थाई बंदोबस्त, कॉलोनियल पीरियड ड्यूरिंग सिस्टम लैंड रेवेन्यू, मतलब कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, परमानेंट सेटलमेंट का सबको हम समझेंगे। इसके अलावा इंडियन रेनेसेंस, इंडियन रेनेसेंस माने होता है क्या, रेनेसेंस माने होता है पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण कब हुआ, 1857 ईस्वी के बाद से ही आप देखिएगा पुनर्जागरण का दौर शुरू होता, चाहे वो हिंदी साहित्य की बात की जाए और चाहे राजनीतिक चीज़ों की में बात की जाए, ठीक है, हर क्षेत्रों में। रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स माने क्या होते हैं बाबू, रिफॉर्म्स माने आपका होता है खास करके सुधार, और रेविल्स माने होता है रेविवल्स, रेविवल्स माने होता है पुनरुद्धार। किस प्रकार से पुनरुद्धार हुआ, दोबारा से उद्धार हुआ किसका, औपनिवेशिक सिस्टम का, और खास करके भारतीय परंपरा का, भारतीय चीज़ें रही उनके बारे में खास करके पढ़ना पड़ेगा। विस्तार से जानेंगे हम हर एक मुद्दे के बारे में, हर पहलुओं पर चर्चा होगी। आगे समझते एक बार, जितने भी लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको क्लास करने में, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट आपकी इकाई है पांचवी इकाई। पांचवी इकाई क्या पढ़ना है भैया आपको, पांचवी इकाई देखिएगा, देखिए जो पांचवी इकाई है, देखिए ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर मतलब क्या होता है, सत्ता का हस्तांतरण। पावर माने सत्ता, शक्ति, ट्रांसफर माने हस्तांतरण, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, उसी को जो है ट्रांसफर कहते हैं ना, कि यहाँ से ट्रांसफर किया दूसरे के पास चला गया तो उसी को हस्तांतरण कहते हैं हिंदी में, ठीक। तो ट्रांसफर ऑफ पावर यानी शक्ति का हस्तांतरण या सत्ता का हस्तांतरण। खास करके आप देखते हैं फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। कंपनी टू क्राउन समझ रहे, मैंने शुरुआत में ही बताया था
कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई, 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद में जो कंपनी के हाथों में अभी तक शासन था, वह शासन सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश ताज के हाथों में चला जाता है। यानी वहाँ की जो महारानी है वो शासन करने लगती हैं, उनकी जो बिठाई गई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद है वो शासन करती हैं भारतीय चीज़ों पर। भारत में कोई निर्णय होता है तो ब्रिटेन की संसद में बैठ करके वहाँ की महारानी लेती थी उस समय, उसके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। यानी फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सत्ता, ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, कैसे गया। लिखेंगे सत्ता का हस्तांतरण कंपनी से क्राउन। ओके, आगे आपका है लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड जो है रिपन और लॉर्ड लिटन, ये सब क्या है, ये सब गवर्नर जनरल है। लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन, तो लॉर्ड लिटन के बारे में इनकी जो नीतियाँ रही खास करके। अच्छा, वहाँ से कुछ वहाँ के एक मतलब कि जैसे कि भारत में एक जो है अगुआ बना देता कि हाँ की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब कि इंग्लैंड के ही कोई व्यक्ति आते थे, वो यहाँ के गवर्नर जनरल बन जाते थे। और वो गवर्नर जनरल बन करके क्या करते थे, गवर्नर जनरल बन करके मेरे भैया वो लोग यहाँ पर आकर के भारत पर शासन करते थे। और जो महारानी वहाँ की कहती थी, वहाँ की संसद से पास होता था वो कानून, यहाँ पर ये लागू करवाता था। उसी में आते हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, इसके अलावा लॉर्ड कर्जन, और इसके अलावा आप देखते हैं, इसके अलावा हम एक और पहलू पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है बंग भंग। बंग भंग का यह एक प्रकार से प्रकरण आप सभी को पता होगा। बंग भंग को हम क्या कहते हैं, बंगाल का विभाजन। और भारत की खास करके बात की, हिंदू मुस्लिम एकता को कहीं ना कहीं पे ख़त्म करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता पर करारा प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंग्रेजों के द्वारा जब बंगाल का विभाजन किया गया। सांप्रदायिकता के हिसाब से बंगाल का विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से बंगाल का विभाजन हुआ। एक पूर्वी बंगाल हो गया और एक पश्चिम बंगाल हो गया। तो पूर्वी बंगाल जो है आज बांग्लादेश आप देख ही रहे हो, पश्चिमी बंगाल तो आपकी पश्चिम बंगाल तो नाम ही है, आप सभी को पता ही होगा। तो इस प्रकार से तो उसके बारे में पार्टीशन ऑफ बंगाल हमको समझना है, इसके समस्त पहलुओं पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, परिणाम क्या हुआ और इसके क्या क्या नकारात्मक और सकारात्मक पहलू हैं, सब पर चर्चा करेंगे। अगला आपका आता है छठवीं इकाई है, क्या इकाई भाई, कॉमर्शियलाइजेशन। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन माने क्या होता है बाबू, कॉमर्शियलाइजेशन माने होता है व्यवसायीकरण। और किसका, आप एग्रीकल्चर, आप माने काकी के, एग्रीकल्चर माने कृषि का, तो कृषि का व्यवसायीकरण। यानी जहां अब ही तक कृषि खाद्यान्न उत्पादन के लिए की जा रही थी, जब अंग्रेज सरकार आई या अंग्रेजों ने भारत में औपनिवेशिकता का एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे पंचम फहराया, उस समय आप देखिएगा जो ये मतलब कि जो भारतीय शासन कर रहे हैं यहाँ पर, जो मतलब कि वो होते हैं गवर्नर जनरल वगैरह, उनकी अगर बात किया तो उन लोगों ने यहाँ पर व्यावसायिकता पर बल दिया। यानी अभी तक गेहूँ चावल जो किसान बो रहे थे, अब उनको नील की खेती करनी पड़ रही थी, अब उनको कपास की खेती करनी पड़ रही थी, अब उनको जो है जो ऐसी नकदी फसलों को उगाना, यानी कि नील की खेती खास करके बंजर हो जाती खेत करने से, उसको खेती को मार मार करके खेती करवाते थे। किसानों ने आंदोलन भी किया बहुत ज़्यादा इसके बारे में। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का व्यवसायीकरण आप देखेंगे किस प्रकार से किया इन लोगों ने। इसके अलावा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, और इसका प्रभाव क्या पड़ा भारतीय मतलब भारतीयों पर, यानी भारत पर इसका प्रभाव। तो कृषि का व्यवसायीकरण और भारत पर इसका प्रभाव लिख लीजिएगा, छठवीं का मतलब की इकाई में है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इट्स इम्पैक्ट, इसके अलावा भारत में खास करके रेलवे का विकास और विकास जो रेलवे का हुआ और इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा भारतीय जनता पर, या भारतीय विकास की गति कितनी तीव्र हुई रेलवे के विकास से, भारतीय जनमानस के आवागमन में कितनी सुविधा मिली रेलवे के विकास से। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और इन अंग्रेजों के द्वारा जो कूटनीति अपनाई गई भारतीयों को भारतीय सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए, और चाहे वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन तक का जो एक प्रकार से सफ़र रहा इन लोगों का, इन तमाम पहलुओं पर एक पैनी दृष्टिकोण अपनाते हुए मैं चर्चा करूंगा और विस्तार से समझाऊंगा। तो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, चूँकि रेलवे का विकास जो हुआ है वो अंग्रेजों ने ही किया है खास करके, इससे हम इसे नकार नहीं सकते हैं, ये वास्तविकता है। और ख़ास करके उन्होंने हमारे या भारतीयों के हित के लिए
रेलवे का विकास नहीं किया था, बल्कि रेलवे का विकास अंग्रेज़ों ने इसलिए किया था ताकि वह अच्छे तरीके से जो भारतीय कच्चे माल हैं उनको यहाँ से जो भारत में व्यावसायिकता की उन्होंने, मतलब कि कृषि में जो नील की खेती करवाई, जो कपास की खेती करवाई, या अन्य जो है नकदी फसलों की खेती जो किसानों से करवाई ज़बरदस्ती, उन नकदी फसलों को यानी कच्चे मालों को यहाँ से ट्रेन में लाद करके ब्रिटेन भेज करके वहाँ से पक्के माल को बना करके भारतीय ही मार्केट में ला करके और महंगे दामों पर बेचते थे, और इस प्रकार से यहाँ से पैसा कमा करके फिर इंग्लैंड में जाते थे। और इंग्लैंड जो आज चमक रहा है उसमें भारत की भी कहीं ना कहीं पे झांकी है। ठीक, तो इसमें मेरी भी कुछ आभा यानी कि भारत की भी आभा है जो आज इंग्लैंड चमक रहा है। इंग्लैंड की सड़कें जो आज शीशे की भांति चमक रही हैं, वो इंग्लैंड में जो विरासत के स्वरूप में कहीं न कहीं भारतीय सत्ता के द्वारा जो हथियाए गए जो धन हैं, जो सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत की जो सत्ता थी, इससे बहुत ज़्यादा धन जो है लेकर के ये गए। और ट्रेन का विकास हो जाने से कहीं न कहीं पे एक कहीं आवागमन के लिए सुविधा भारतीयों को थोड़ा बहुत तो हुई ही होगी उस समय, और ख़ास करके, लेकिन फ़ायदा अंग्रेज़ों को ज़्यादा हुआ इससे। ठीक, चलिए, तो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे का विकास इसीलिए हुआ ताकि जो कृषि का व्यवसायीकरण किया था उसका सही उपयोग कर सकें लोग। और इसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभावों पर मैं चर्चा करूंगा। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। अगला 7वीं इकाई आपके समक्ष आएगी। 7वीं इकाई है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया माने होता है औपनिवेशिक भारत। तो औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, और ख़ास करके बहुत सारे बिल भी आए हैं। मैंने एजुकेशन जब मैंने पढ़ाया था, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन जब पढ़ाया था मैंने सेकंड सेमेस्टर में, विस्तार से हर एक बिल के बारे में जो अंग्रेज़ों ने लाई और उसके बाद में भारतीय जो विद्वान रहे हैं उन्होंने दिया, उन तमाम प्रकार की चर्चा मैंने कर दिया है। तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर का अगर देखना चाहें तो जो है एजुकेशन वाला जो वीडियो उसको देख सकते हैं। हालांकि फिर भी मैं यहाँ पर बताने का प्रयास रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकास किस एरिया में, किस समय में, कॉलोनियल इंडिया यानी कि औपनिवेशिक भारत में एजुकेशन यानी शिक्षा का विकास किस भांति हुआ, किस प्रकार से हुआ, किन किन पहलुओं के माध्यम से हुआ, सब चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिएगा मार्लिया-मिंटो रिफॉर्म्स यानी मार्लिया-मिंटो सुधार का जो नियम आया था, मार्लिया-मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इस अधिनियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम जो आया, भारत शासन अधिनियम 1999 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 एंड 1935 यानी 1935 और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में जानेंगे। खास करके भारत शासन अधिनियम जो 1935 ईस्वी का है, यह मुख्य रूप से भारत शासन पर जो है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नियम इसमें आ चुके थे। और आज जो भारतीय संविधान अपना बना हुआ है इसमें लगभग 100 से अधिक जो अनुच्छेद है उनको हूबहू भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू ले लिया गया है। आप सोचो, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए नियमों को भारतीय जो बहुत विद्वान जन कहे जाते हैं आज के युग में, उन लोगों ने मिलकर के 100 से अधिक जो नियम थे हूबहू भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का जो अधिनियम है उसी से चुरा लिया, मतलब उसी से उठा करके सीधे ला करके संविधान में लिख दिया, या उसमें थोड़ा बहुत शाब्दिक छेड़खानी कर करके संविधान में पिरो दिया। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि वो 100 के 100 नियम जो कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारतीय जनता को लूटने और भारतीय जनता को कष्ट पहुंचाने, भारतीय जनता का शोषण करने के लिए बनाए गए नियम थे, वही नियम भारतीय संविधान में भी हूबहू लागू हुए। और यही कारण था कि भारतीय संविधान में लगभग 100 से अधिक, सैकड़ों से अधिक बार संविधान संशोधन हो चुका है। भारतीय संविधान इतना लचीला हो चुका है कि समय समय पर इसमें संशोधन होता ही रहता है। वैसे संविधान संशोधन कोई लचीलेपन का एक उदाहरण तो हो ही सकता है, लेकिन संविधान संशोधन एक प्रगतिशील देश की भी एक निशानी है। एक ऐसा देश जो लगातार परिवर्तन कर रहा है और परिवर्तन के हिसाब से अपने नियम, अपने कार्य पद्धति, अपने प्रशासन के जो नियमावलियां हैं, मापदंड हैं, शब्दावलियां हैं, उनमें भी परिवर्तन कर रहा है।
तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अच्छी बात होने के साथ साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। और भारत का संविधान तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाषा बड़ी जटिल है। आम जनमानस, गरीब लोग या जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं कुछ मात्रा में, वो जान ही नहीं पाते हैं क्या भाषा लिखी है इसकी। तो जटिल भाषा है, इसीलिए वकील ही उसको समझ पाते हैं। इसीलिए वकीलों का स्वर्ग भारत देश है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। बिना वकील के कोई व्यक्ति अपना केस लड़ ही नहीं सकता, मतलब किया तो उसको पढ़ो जा करके खूब दबा करके, ठीक। तो इतना किसी के पास समय होता नहीं, तो इसीलिए वकील कर लेता है, ये चीज़ है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 का है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मार्लिया मिंटो सुधार पढ़ेंगे हम अधिनियम, और 1935-1909 ईस्वी का जो अधिनियम है उसके बारे में, मार्लिया मिंटो सुधार, इसके सभी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 1909, 1919, 1935 मार्लिया मिंटो सुधार, ये रिफॉर्म्स जो है सभी के बारे में, ठीक। आगे समझते हैं। 8वीं का ये आपकी आएगी, देखिएगा यहाँ पर, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। यानी कम्युनलिज्म माने होता है सांप्रदायिकता। तो भारत में सांप्रदायिकता का उदय आप देखिएगा जब ये 1935 के बाद में आप देखेंगे, खास करके एकदम अपने चरम पर होता है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। मुस्लिम लोग एकदम से मुसलमान राष्ट्र की मांग कर रहे होते हैं। इधर हिंदू लोग जो है कहीं ना कहीं पे हिंदुत्व की भावना तो कुछ मात्रा में रहती है इनके अंदर, लेकिन ये हिंदुत्व वाले लोग चाहते हैं कि सभी लोग साथ में ही रहें। महात्मा गांधी ऐसा व्यक्तित्व था जो हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र को एक ही में चाहता था। जिन्ना उधर और भी कुछ नेता इधर थे जो कि बंटवारा चाहते थे, विभाजन चाहते थे। विभाजन की बात त्रासदी, आप झूठा सा उपन्यास पढ़ेंगे, जो है उनका है यशपाल जी का है, झूठा सा उपन्यास, उसमें विभाजन की त्रासदी है। और एक मूवी आपने गदर मूवी देखी हो, कितनी त्रासदी है, कितने लोग मारे जाते हैं इसमें सांप्रदायिकता के कारण। तो सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो कि कहीं ना कहीं पे ऐसी मानसिकता उत्पन्न करती है जो हिंदू मुस्लिम को देखता है। ये सांप्रदायिकता को एकदम धर्मवाद में रखना एकदम से एक संकीर्ण विचारधारा। सांप्रदायिकता भाषा में भी हो सकती है, सांप्रदायिकता क्षेत्र में भी हो सकती है, सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं पे हर एक क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, ठीक है। हर एक स्तर पर सांप्रदायिकता होती है। तो भारत में सांप्रदायिकता का उदय जो हुआ ये 1935 ईस्वी के आसपास से ही आप देखिएगा। चाहे वो जातीय स्तर पर भीमराव अंबेडकर वहाँ पर बैठ करके, यानी कि जब वो चल रहा था गोलमेज सम्मेलन, वहाँ पर दलित देश की अलग से मांग कर रहे थे, उधर जिन्ना जो है मुस्लिम देश की अलग से मांग कर रहे थे। गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने सभी को एक किया। भीमराव अंबेडकर को जेल से निकल करके आकर के जो गांधी का समझौता हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था गांधी और इनके बीच में आकर के, वो गांधी जी जेल से निकल करके आकर के इनको भीमराव अंबेडकर को समझाए थे कि भैया ये सब ना करो, ठीक। तो इस प्रकार से चीज़ें हुई, यानी कि तब समझाया था भीमराव अंबेडकर को जो है समझ में आया कि हाँ ये मैं थोड़ा सा गलत कर रहा था। उन्होंने फिर अपने आप को वापस लिया, अपने विचारों को, और कहा कि नहीं ठीक है, आप जैसा कहें वैसा हम करेंगे। वैसे आपको बताऊं कि दलित समाज का सबसे बड़ा उस समय जो सबसे चहीता था वो भीमराव अंबेडकर जी नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। ना केवल दलित समाज के बल्कि सवर्णों के भी, हर एक समाज के, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, गांधी जी सबको एक साथ देखते थे, क्योंकि गांधी जी के अंदर गीता व्याप्त थी। गांधी जी गीता बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास, इन पहलुओं पर विस्तार चर्चा करेंगे। और जब यह चैप्टर मैं पढ़ूंगा तो हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये तमाम सारे चोले आप उतार करके पढ़िएगा, क्योंकि इसको जब आप किसी धार्मिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। समझ में भी आएगा तो आप मुझे भी कहेंगे कि क्या पढ़ा रहे हो सर जी, इसमें तो आप धर्म की बुराई बता रहे हो। तो भाई कुछ बुराइयाँ, हर धर्म की बुराइयाँ हैं, तो हर धर्म की बुराइयाँ आपको यहाँ आकर के मिलेंगी। सांप्रदायिकवाद जब पढ़ेंगे, सांप्रदायिकता, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में भी सांप्रदायिकता पढ़ना है, पढ़ाएंगे हम बिल्कुल। इसके अलावा इसके अलावा हमको आगे क्या पढ़ना है, मर्गर्स ऑफ जो है प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि इसके बाद में सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फैली, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम क्या पढ़ेंगे, चूँकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमको क्या पढ़ना है,
जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो भारतीय रियासतें थी, लगभग 565 रियासतें, छोटी बड़ी रियासतें अलग अलग भागों में बटी हुई थी। छोटे छोटे रजवाड़े अपने आप को राजा घोषित करके बैठे हुए थे कि मैं अलग राजा हूँ, मैं अलग राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, करता धरता हूँ, जनता का मालिक हूँ। इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए उनको लौह पुरुष नहीं कहा जाता है, इसीलिए उनको जर्मनी मतलब भारत का बिस्मार्क नहीं कहा जाता है। जो काम जर्मनी में बिस्मार्क ने किया था, वही काम आकर के भारत में वल्लभ भाई पटेल ने किया। वल्लभ भाई पटेल का यह कार्य अत्यंत सराहनीय था। उन्होंने लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतों को अपने बुद्धिता और अपने कौशल के हिसाब से उनको एकत्रित किया। और आज जो आप समूचा भारतवर्ष का नक्शा देख रहे हैं मैप पर, उसका कहीं न कहीं पे एक सबसे बड़ा कारण है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने ना केवल भारतीय राजसत्ता को एकत्रित किया, बल्कि 3 ऐसी विचारधाराएं जैसे कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो जूनागढ़ के निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम और जो है कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, ये लोग मान ही नहीं रहे थे। ये लोग अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए थे। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कल बल छल साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, और ये सब लगा करके क्या किया, सबको मिला लिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भी गया था प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन थोड़ा सा नेहरू जी जो थे वो बनना चाहते थे शुरुआत से ही प्रधानमंत्री। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे किया। महात्मा गांधी ने थोड़ा सा उनको, जवाहरलाल नेहरू जी को आगे किया, और जो है वो बने मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री, और ये उप प्रधानमंत्री बने वल्लभ भाई पटेल जी। हालांकि दोनों लोगों की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में और ख़ास करके आधुनिक इतिहास में। तो इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, जो है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रियासतों के विलय करवाने में। ठीक, तो ये आपकी 8 इकाइयाँ थी जिस पर मैंने लगभग विस्तार से चर्चा कर दी। आपके समझ में थोड़ा सा आया होगा, पूरा का पूरा सिलेबस एक सिनेरियो आपके मन में बना हुआ होगा कि हाँ ऐसे ऐसे हमको पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़नी है और इस प्रकार से हमको पढ़नी है। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या मिला बाबू, आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, आपने यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा कब से कब तक, देखिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक, 1757 ईस्वी तक मैंने छोड़ा था सेकंड सेमेस्टर में। 1757 ईस्वी से आपने पढ़ना शुरू किया और आते आते 1950 ईस्वी तक आपने पढ़ा। यानी लगभग और लगभग आप देखेंगे तो 200 वर्षों का समय, 200 वर्षों का यह समय आपको पढ़ना है। ठीक, भारतीय इतिहास का 200 वर्षों का समय जो कि गुलामी के जंजीर के चरम में जकड़ा हुआ था, और इससे जो आज़ादी मिल गई 1947 में खास करके आज़ादी मिलती है, और 1950 ईस्वी में, चूँकि इसीलिए हमको पढ़ना, चूँकि संविधान लागू होता है 1950 ईस्वी तक आते थे, संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, चुनाव हो जाते 1951 तक आते आते, और इस प्रकार से भारत एक नए राज्य के रूप में उभरता है और एक लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का उदय होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में आगे, शायद यही सिलेबस होगा। 4th सेमेस्टर का सिलेबस मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, यहीं पर एक झांकी आप देख लीजिएगा। नहीं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आपको सेकंड सेमेस्टर में वर्ल्ड का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। 1453 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक का समय काल, ये विश्व का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। और 5th में आप देखेंगे क्या पढ़ना है आपको, 5th वाले में आपको शायद जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, 3rd ईयर में आपको नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं कि भारत में क्या पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीयवाद, मतलब राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म। ठीक है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयवाद भारत में किस प्रकार से, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आप देखेंगे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि 5th सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना पड़ेगा 1453 से 1815 ईस्वी तक के समय काल के बारे में। इसके बाद में आप 6th सेमेस्टर में जब जाएंगे, 5th सेमेस्टर में ही है, ठीक है, सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1200 AD से 1700 AD तक। यानी कि अब सोशल और मतलब कल्चरल तरीके से, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास और आर्थिक सांस्कृतिक
सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, आगे और भी पढ़ना है, हम चर्चा करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। इकाई 1 हिंदी वालों लिख लीजिएगा। इकाई 1 यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदता, अंग्रेजों का आरोहण, ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी और बक्सर का युद्ध और उनका प्रभाव। दूसरी इकाई ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार 1770 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक। इसके बाद में राजा रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय और इनका विजय और प्रशासन कैसा रहा, इसके बारे में। 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय, तीसरी इकाई में ही है ये। चतुर्थ इकाई में आपको पढ़ना है औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब प्रणाली, भारतीय पुनर्जागरण और सुधार और पुनरुद्धार के बारे में। और जो पांचवी इकाई है उसमें जो है सत्ता का हस्तांतरण, कंपनी से क्राउन की तरफ किस प्रकार से जाता है सत्ता का हस्तांतरण, इसको जानेंगे। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, इन तमाम प्रकार के तो 3 गवर्नर जनरल के बारे में और बंगाल के विभाजन की जो घटना है इसके बारे में। इसके बाद में कृषि का व्यवसायीकरण और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको जानेंगे हम। 6वीं इकाई में रेलवे का विकास और रेलवे का प्रभाव, मतलब उसके विकास का क्या प्रभाव पड़ा 6वीं इकाई में। 7वीं इकाई में औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, पार्लियामेंट सुधार, भारतीय मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 का जो अधिनियम है उसको जानेंगे। इसके बाद में जो लास्ट इकाई आपकी भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास, स्वतंत्रता के बाद जो रियासतें हैं उनका किस प्रकार से भारतीय मतलब कि भारत में विलय करवाने में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू सभी को, गुड नाइट।